टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो मार्केट का जो एक हिस्सा है वो आईटीसी के नाम रह गया। वो आईटीसी ने इस बाजार को तोड़ा और ऐसा तोड़ा कि अभी भी बाजार ऊपर नहीं आ पा रहा है। 50 अंकों की गिरावट है। 9858 के लेवल पे भी निफ्टी ट्रेड कर रहा है और सेंसेक्स भी 250 अंक गंवा चुका है। इसलिए बाजार के पास जो वेटेज वाले शेयर जब चलते हैं ऐसे ही ऊपर लेके आता है और जब वो टूटते हैं बाजार ऐसे ही धराशायी हो जाता है। हालांकि मार्केट की ब्रेथ उतनी डैमेजिंग, उतनी नुकसानदायक नहीं है, लेकिन फिर भी आईटीसी ने आज ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इसलिए हमने हेडर में ही ये लिखा कि आईटीसी ने तोड़ा बाजार, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आप देखिए क्यों नहीं है, मैं बात क्यों कह रहा हूँ। आपके सामने मैं एक मोटी सी एक बात रखता हूँ जिसमें एफएमसीजी कंपनीज एक बार दिखाई है, उनमें बढ़त है। हमने एफएमसीजी की सारी कंपनीज को खंगाला, उसमें देखा कि 4-5 सेगमेंट ऐसे हैं जहां में अच्छी बाइंग है। फ्यूचर कंज्यूमर्स आप देखिए, पायनियर डिस्टिलरी, वेंकीज, केआरबीएल, ये सब भी एफएमसीजी का ही हिस्सा है। यानी कि कुल मिला के आईटीसी अपनी वेटेज की वजह से इस सेक्टर को प्रॉब्लम में दे रहा है, जो कि 5% नीचे है। वैसे ज़्यादातर शेयर्स ऊपर हैं। हमने आपको एफएमसीजी के बढ़ने वाले शेयर्स दिखाए, ज़्यादातर आईटीसी ही सिर्फ कुल मिला के लोग एफएमसीजी को काउंट कर लेते हैं। हालांकि आज एचयूएल के नंबर्स भी होंगे, इसका भी हम विश्लेषण एफएमसीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। आईटीसी को छोड़ना है छोड़ दीजिए, नहीं लेना नहीं लीजिए, एचयूएल को लेना है कि नहीं लेना ये हम रिजल्ट के बेसिस पर तय कर लेंगे। इसके अलावा कुछ एक और चीज़ें आपके सामने हम रखते हैं जहाँ पे आज तेज़ी देखने को मिल रही है, वह है चावल कंपनीज। यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। चावल के ज़्यादातर शेयर ऊपर है। केआरबीएल, दावत जिसका कोड एलटी फूड्स है, और केआरबीएल, कोहिनूर फूड्स, ये कुछ अच्छे शेयर्स चल रहे हैं। सरकारी बैंकों में शॉर्ट कवरिंग आई है। आज सुबह में आपको हेमंत ये बात समझा भी रहे थे कि निफ्टी में अगर आपको ट्रस्ट का मैटर, एक बार बैंक निफ्टी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी भी नहीं देखना चाहते तो बैंकिंग स्टॉक्स देखिएगा। पंजाब नेशनल बैंक इसमें आज अच्छा चल रहा है। इसके अलावा कैनरा बैंक के अंदर हमने एक मजबूती आती हुई देखी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ एक ऐसे सरकारी बैंक है जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ इंडिया को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो सरकारी बैंकों में शॉर्ट कवरिंग है। चुनिंदा फार्मा की कंपनीज आज तेज है। मैं ये नहीं कहूँगा सभी फार्मा कंपनीज, लेकिन छोटी छोटी फार्मा कंपनीज के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बायोकॉन को उसमें आप जोड़ सकते हैं, ये कई दिन का अच्छा प्ले दे चुका है। और इसके अलावा आईओएल केमिकल और जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, हालांकि जुबिलेंट फूड भी चल रहा है, और इसी ग्रुप की एक और कंपनी है जुबिलेंट लाइफ, ये भी करीब 3% ऊपर है। तो चुनिंदा फार्मा कंपनीज में मूव है। छोटी छोटी आईटी कंपनीज चल रही हैं, यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। मेजेस्को आप देखेंगे आपको अच्छा लगेगा, 4% ऊपर है। 2-3 दिन पहले हमने इस कार्यक्रम में डिस्कस भी किया था। नेल्को 4% और एचसीएल इन्फो ये करीब 13% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। एक सेगमेंट में ऐसा दिखाता हूँ जहाँ पे आज गिरावट है बाजार के अंदर। ये बाजार की गिरावट नहीं बल्कि अपनी वजह से टूट रहा है, वो है तेल गैस क्षेत्र। आप देखिए इसमें रिलायंस लीडर है, ये भी बाजार को नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा है, सिर्फ आईटीसी नहीं। और एचपीसीएल, चेन्नई पेट्रो, ये कुछ ऐसे शेयर्स थे जो कि बाजार में पहले हेल्प कर रहे थे, आज इनका पार्टिसिपेशन नहीं है। यही वजह है कि आईटीसी समेत रिलायंस भी आज दबार पे बाजार में दबाव बनाता दिख रहा है। मेरे साथ मेरे आज के मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले हमने क्योंकि आईटीसी की शुरुआत की थी ना, आईटीसी का कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आप देख लीजिए। आईटीसी 15% तक टूटा है और इससे एलआईसी को झटका लगा है। 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान आईटीसी को, इससे एलआईसी को हुआ है, और ये हमको फैक्ट्स थोड़ी देर पहले पता लगे। आज सुबह भी ऑप्शंस के हमने देखा कि कोई बाइंग नहीं थी, फ्यूचर्स भी टूट रहे थे, और एलआईसी की करीब 15 से 16% की जो हिस्सेदारी है वो इसको नुकसान पहुंचा रही है आज 7,000 करोड़ रुपए का। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास और देते हैं जो कि आईटीसी से जुड़ी हमको मिली, आपके साथ साझा करना हमारा फर्ज बनता था, इसलिए हमने किया। लोकेश उपल आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं। उनसे हम टेक्निकली समझेंगे कि बाजार के अंदर अब करना क्या है, और आगे बढ़ेंगे इन सभी शेयर्स के साथ जो भी हमने थोड़ी देर पहले आपके साथ डिस्कस किए। लेकिन शुरुआत में जैसे हमने कहा आईटीसी ही कमजोर है, एलआईसी का एंगल आप समझ गए हैं। अब आईटीसी पे कैसे ट्रेड करना है एक बार ये जान लेते हैं। लोकेश, शुक्रिया समय देने के लिए। आज ना आपसे इंडेक्स अभी नहीं पूछूंगा, कार्यक्रम के बीच में पूछूंगा जरूर, लेकिन आईटीसी में करना क्या है। 13% टूटने के बाद ना काफी सारे लोग टर्मिनल पे बैठे हुए हैं ये सोचते हुए कि थोड़ा सा उनको पुल बैक दिख जाए, इस पुल बैक में 2-3% हम ले लेंगे। ये आज 3-4% का पुल बैक देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो छोड़ देते हैं।
गुड आफ्टरनून डिम्पी। जैसे हम देख सकते हैं कि आईटीसी के चार्ट्स में एक ब्रेकडाउन फॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ क्लोज टू 310 रुपीज़ और इसकी क्रुशियल सपोर्ट आती है 260 रुपीज़ के। इसके वीकली और डेली चार्ट देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें जो भी गिरावट है वो चलेगी और ये स्टॉक कहीं ना कहीं 260-265 के आसपास जाकर स्टेबल होगा। तो अगर आपने निवेश करना है और आईटीसी में ही आपका फेवर बनता है तो आप 260-265 के लेवल्स को क्लोजली वॉच कीजिए। जैसे ही वहाँ पर जाकर स्टॉक थोड़ा स्टेबल होता है तो 260-265 के आसपास को बाई कीजिए, उसमें एक अच्छा बाउंस बैक आपको दिया जाएगा जहाँ पे आप वापस से 290 के लक्ष्य के आसपास उसको अपने ऑफलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस बीच आप नीचे एक ब्रेकिंग न्यूज अभी देख पा रहे हैं जिसपे एसआर के मामले की तो खबर है ही है, प्लस अभी आप फिच की एक रिपोर्ट भी देख पा रहे थे। ये ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दिख रहा है, आप नीचे बैंड पे देख पा रहे हैं। रेटिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया फिच की तरफ से, लेकिन हाँ सेक्टर्स को लेके कुछ एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे कि वो फर्टिलाइजर, तेल एंड गैस, इन दोनों पे नेगेटिव है भारत के अंदर। इसलिए जो नेगेटिविटी है मार्केट के अंदर ये प्ले भी मिल जाती है। तो फिच की जो रेटिंग है ये बैंड अभी भी नीचे चलते रहेंगे। आप एक बार देखते रहिए, समझते रहिए कि कौन कौन से सेक्टर पे फिच पॉजिटिव और नेगेटिव है, लेकिन रेटिंग को लेकर फिच का कोई बदलाव नहीं है। भारत की रेटिंग जस की तस है। अब आ जाते हैं आप कुछ एक और इन्फॉर्मेशन वाले शेयर्स पे। आज एफएमसीजी में ना एक शेयर चल रहा है फ्यूचर कंज्यूमर्स, थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने रखा था। लोकेश शेयर जल्दी से बताइए फ्यूचर कंज्यूमर्स के अंदर क्या करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर्स के ज्यादातर शेयर अब चलने लगे हैं, लाइफ भी कंज्यूमर्स भी। डिम्पी जी, फ्यूचर कंज्यूमर को स्टडी करते हैं, स्टॉक में 36 के आसपास बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया गया है। इसकी मंथली चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि फ्रेश ब्रेकआउट सेकंड लेग में स्टार्ट हुई है, जो इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक 55 रुपए के भाव को ऊपर की तरफ रीटेस्ट कर सकता है। तो किसी ने अगर निवेश करना है तो 36 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के 55 रुपए के लिए इसको बाई किया जा सकता है। वन कैन सी द राइट टारगेट्स ऑफ 55 रुपीज ऑन द अपसाइड। ठीक है, 36 का कुछ ज्यादा डीप स्टॉप लॉस नहीं है, कुछ आसपास का देंगे। देखिए डिम्पी जी, अगर 42 रुपीज के आसपास चल रहा है, करंट मार्केट कंडीशन जहाँ पे ऊपर से एक ओवरहैंग बना हुआ है 36 रुपए के आसपास इसलिए रिकमेंड किया है क्योंकि वहीं से एक फ्रेश आउट देखा गया है। ठीक है, 36 का लगाइए स्टॉप लॉस, 55 का टारगेट है। तो कई रिकमेंडेशंस में हम आपके सामने अभी और भी रखेंगे, लेकिन पहली कॉल आ चुकी है। 55 का टारगेट है, 10% ऊपर है, घबराइएगा। 36 का एक स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए। लेकिन इस बीच मेरे रिपोर्टर आज समीर जुड़े हैं, उनके पास अपडेट है स्पाइसजेट के मामले को लेकर कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले या फिर नहीं जाने वाले। समीर विस्तार से बताएं पूरा मामला और कहां पे क्यों कोर्ट जा रहे हैं वो। देखिए, स्पाइसजेट को अभी आदेश हाल में हुआ था कि उनको 579 करोड़ कोर्ट में जमा करना है, जो ट्रांसफर करने थी हिस्सेदारी। अच्छा। कलानिधि मारन जो कि पूर्व स्पाइसजेट के प्रमुख रह चुके हैं, तो इस विषय में स्पाइसजेट ने फैसले के खिलाफ एक तरीके से कोर्ट का दरवाजा दोबारा खटखटाया है और इस बात की अपील की है कि जो 569 करोड़ की जमा करने की बात कही गई है या जो आदेश है वो सही नहीं है, और इस फैसले के खिलाफ उन्होंने एक बार फिर से कोर्ट में अर्जी लगाई है और इस फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही है। स्पाइसजेट का तर्क यह है कि सभी प्रक्रिया को सभी नियमों का पालन करते हुए जो कलानिधि मारन से ये स्पाइसजेट हासिल की गई थी और जो तय शर्तें थी उनको सही तरीके से पालन करके इस एयरलाइन को वापस अजय सिंह ने हासिल किया था और जो सन ग्रुप के पास हिस्सेदारी थी वो वापस ली थी। लेकिन अभी जो ताजा मामले में कलानिधि मारन ने ये सामने रखा था कोर्ट के सामने कि 569 करोड़ उनका रहता है और वो शेयर उनको वापस मिलना चाहिए। और इसको देखते हुए पूर्व में कोर्ट ने आदेश भी दिया था कि 2 हिस्सों में स्पाइसजेट इस राशि को कोर्ट में जमा करे। ये एक तरीके से रिलीफ, ये तरीके से राहत दी थी स्पाइसजेट को कि वो 2 अलग अलग हिस्सों में ये राशि कोर्ट में मुहैया कराए। लेकिन इस फैसले को चुनौती देते हुए स्पाइसजेट ने एक बार फिर से कोर्ट में अर्जी दी है कि वो इस फैसले का पुनर्विचार करे। जी ठीक है समीर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। हालांकि मामला देखिए, वैसे भुगतान का जो मामला है वो 550 करोड़ का है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि 550 करोड़ स्पाइसजेट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है उनकी बैलेंस शीट को देख के, ये बात भी सच है। लेकिन ये एक कोर्ट के अंदर जीत और हार का मामला होता है, पक्ष पक्का और कमजोर का मामला होता है। इसलिए स्पाइसजेट पे भले ही खबर आ जाएगी, जैसे हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कुछ भी पॉजिटिव होगा ये शेयर बहुत अच्छा रिएक्शन भी दे सकता है। अभी करीब 0.5% ऊपर है। टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं एक बार। खबर तो हमने समझ ली है लोकेश, अब टेक्निकली ये शेयर कितना स्ट्रांग नजर आ रहा है। डीपीजी स्पाइसजेट को स्टडी करने के बाद पता चलता है स्टॉक ने 96 के लेवल्स को ब्रेक किया वॉल्यूम के साथ, तो इसमें 132 रुपए के लेवल्स ऊपर की तरफ देखे गए। इन द करंट मार्केट कंडीशंस यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है। इसका जो क्रूशियल सपोर्ट जोन होता है दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 104 रुपीज। इसके लॉन्ग टर्म चार्ट साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि इसमें बुलिश पैटर्न कंटिन्यू कर रहा है और आने वाले टाइम में वापस से ये स्टॉक 132-134 के लेवल्स ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो हमारी रिकमेंडेशन बाय की रहेगी, बाय ऑन डिप्स की रणनीति को अपनाएं, 104 का स्टॉप लॉस रखें एंड इफ एनी पॉजिटिव न्यूज कम्स इन द मार्केट तो आप
आपको स्टॉक वापस से 132 से 135 के लक्ष्य ऊपर की तरफ दिखाएगा। 132 से 135 का टारगेट, 104 का लगेगा स्टॉप लॉस। फ्यूचर ग्रुप का हमने भी आपको एक शेयर बताया था, 10% ऊपर हो चुका है। फ्यूचर कंज्यूमर्स, उसमें भी आपको सौदा बना के ही रखना है और उसमें भी आप टारगेट स्टॉप लॉस एक बार फिर से नोट कर लें। 55 का टारगेट है, 36 का स्टॉप लॉस है। फ्यूचर कंज्यूमर्स, 2 शेयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज एक स्पेस है चावल वाले शेयर्स, वो भी काफी अच्छे चल रहे हैं। लोकेश जरा आप देखिए, एलटी फूड्स और इसके अलावा कोहिनूर, ये कुछ केआरबीएल तो क्या सबसे तेज है आज। कुछ अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है किसी में, तो हम एक सौदे को लेके जा सकते हैं। डिब्बी जी, हमारी एलटी फूड्स पे पॉजिटिव राय बनी हुई है। स्टॉक ने 64 के आसपास बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन दिया था और इसके मंथली चार्ट्स पे कहीं कहीं नजर आ रहा है कि इसमें फ्रेश ब्रेकआउट बन रहा है। एलटी फूड्स में निवेश किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 64 रुपीज एंड वन कैन सी अपसाइड इन द स्टॉक क्लोज टू लेवल्स ऑफ 78 to 80 ऑन द अपसाइड इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो 80 रुपए के लिए इसको बाय किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 64 रुपीज। ठीक है, 64 का लगा दीजिए। स्टॉप लॉस 80 का टारगेट है। ये सारे शेयर मोमेंटम वाले शेयर हैं आज, जिनके अंदर बाइंग देखने को मिल रही है। फर्स्ट हाफ का हिस्सा था जो अभी तक आप देख चुके हैं। सेकंड हाफ के लिए ये ट्रेडिंग कॉल्स है जो आपके सामने चल रही है कि अब क्या करना है। अब आप करना ये है कि नहीं लिया तो 64 का स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हो, ले लिया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 80 का टारगेट है। शॉर्ट करना है, रुक जाइएगा, अभी शॉर्ट करने वाले शेयर्स नहीं है। एक हमने सेगमेंट बनाया आपके लिए जिसमें आप शॉर्ट कर सकते हैं। वैसे भी जब 45 पॉइंट नीचे, 50 पॉइंट नीचे निफ्टी हो ना और बुल फेस में हो, शॉर्ट करने से थोड़ा रुकना भी चाहिए एक बार बाजार के अंदर। पुट के जरिए काम करेंगे, अच्छा लगेगा आपको भी। सरकारी बैंकों में आज कुछ शॉर्ट कवरिंग है। लोकेश, हमने 4-5 शेयर निकाले हैं जिसमें पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक है। हमको तो ठीक लग रहे थे, हमने परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट किया है। आप चार्ट के हिसाब से कैलकुलेट करके बताएं, प्लस करना है कि नहीं करना। डिम्पी जी, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में हमारी पॉजिटिव एडवाइस बनती है क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया के अगर हम डेली चार्ट्स को स्टडी करते हैं तो 147 के आसपास अच्छा बेस फॉर्मेशन बना हुआ है, ब्रेकआउट देखा जाएगा। तो 160 के लिए इसको बाय किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 147। ठीक है, 147 का एक स्टॉप लॉस और 160 रुपए तक का टारगेट है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप देंगे? देखिए डिम्पी जी, इसका 147 का क्रिस्टल जोन इसीलिए बनाया गया क्योंकि वहां से एक राउंडिंग फॉर्मेशन बनती है। जब टेक्निकल चार्ट्स पे राउंडिंग फॉर्मेशन बनती है तो वो सपोर्ट जोन की तरह स्ट्रांगली काम करता है और 160 के लक्ष्य इसको बाय किया जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में 4 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा, 8 रुपए की चाल ऊपर की तरफ देखने को। ठीक है, 1:2 का है। हम और भी कोशिश कर रहे थे कि आपको और नियर बाय लेवल मिल जाए, लेकिन लोकेश कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, ये लेवल अच्छे होंगे। 160 का एक लगाइए टारगेट आप, 147 का स्टॉप लॉस है, तो 3 से 4 रुपए का एक मोमेंटम मिल जाएगा। जल्दी से ना एक और सेगमेंट भी देख लेते हैं जहां पर हमको एक ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना, वो है फार्मा। छोटी छोटी फार्मा कंपनीज अच्छा चल रही है। IOL केमिकल है, बायोकॉन तो स्ट्रेंथ में ही है, ये 1.5% ऊपर। जुबलेंट लाइफ के अंदर भी आज करीब 2.5% से ज्यादा का मूव है। इसमें से कोई एक शेयर लोकेश आपको समझ में आता हो तो? डिम्पी, जुबलेंट लाइफ में हमारी पॉजिटिव कवायद बनती है क्योंकि 681 के आसपास में बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है। स्टॉक ने पिछली बारी में 800 रुपए के लेवल्स को रिटेस्ट किया है, तो 800 रुपए के लिए इसको बाय कीजिए विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 710 रुपीज। ठीक है, ये कुछ एक ऐसे सेगमेंट वाले शेयर्स थे जो हमने निकाले आपके लिए। आपको इससे पूरा बाजार का आंकलन हुआ और साथ ही इसमें कैसे ट्रेड लेना है ये आपको पता लग गया। लेकिन अब आगे की भी तैयारी इसी कार्यक्रम में हम करेंगे, वो करनी है हमको रिजल्ट्स के साथ। HUL, आज ITC को देख के मूड खराब हुआ होगा FMCG का, थोड़ा मूड हमने सुधारने की कोशिश की है आपको कुछ अच्छे बेहतर शेयर्स बता के। लेकिन HUL कैसे नंबर लेके आ रहा है, ये बाजार के अंदर कितना रोल प्ले करेगा, ITC के सामने खड़ा हो जाएगा नहीं होगा, ये जान लेते हैं आज। अंचल मेरे सहयोगी है। अंचल, पूरा दारोमदार आपके ऊपर है। HUL कैसे नंबर्स आ रहे हैं? ITC ने तो आज मूड खराब किया। डिम्पी, ITC ने इतना मूड खराब कर दिया, मुझे नहीं लगता HUL आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नंबर्स देने होंगे मूड ठीक करने के लिए। जहां तक रही बात अनुमान की, इस बार उम्मीद की जा रही कंपनी का रेवेन्यू करीब 2% बढ़ता हुआ दिखेगा। एबिटा में भी करीब 1% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। एबिटा मार्जिन स्लाइटली रिसीड हो रहे हैं, फ्लैटिश टू नेगेटिव रह सकते हैं, 20.1% से घट के 19.9% पे रह सकते हैं। और जहां तक रही बात मुनाफे की, वहां करीब 2% का डेंट आ सकता है, 1150 करोड़ का मुनाफा रह सकता है। लेकिन ये सब नंबर्स इस बार HUL का फेट डिसाइड नहीं करेंगे। जो फेट डिसाइड करेगा वो करेगा वॉल्यूम फिगर, और एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है एक रेंज में -1% टू +1% के बीच में HUL इस बार वॉल्यूम्स पोस्ट कर सकता है। और अगर इस रेंज को पॉजिटिव साइड में ब्रेक करता है डिम्पी, तो वो पॉजिटिव सरप्राइज होगा जिसकी तलाश आप कर रहे हैं ITC का जो डेंट है उसे रिकवर करने के लिए। क्योंकि अगर HUL की वॉल्यूम्स +1 से ज्यादा आते हैं तो डेफिनेटली एक परफेक्ट टर्न अराउंड की बात हो रही है। ब्रोकर्स ऑलरेडी काफी बुलिश हैं, एक अच्छा वॉल्यूम ट्रेंड है, तो कहीं ना कहीं पूरा दारोमदार HUL केस में इस बार ही वॉल्यूम्स प्ले करेंगे। ठीक है, ये मैं जब तक प्रॉफिट और सेल्स के नंबर है तब तक सौदा ना लूं अंचल, एक बार वॉल्यूम का वेट करूं।
बिल्कुल डाल सकते हैं डिम्पी। ब्रोकर्स मोरलेस का मानना है कि अब जो प्राइस है उसमें सब फैक्टर्ड इन है। ठीक है, तो प्राइसिंग के अंदर तो फैक्टर इन है, लेकिन फिर भी आज की एक रेंज भी समझ लेते हैं ताकि आप नंबर्स तो जान ही पाए, एक रेंज भी आपको पता लग जाए। लोकेश जरा देखिए एचयूएल के चार्ट, नंबर अच्छे आने पर कैसे चलेगा, नंबर खराब आने पर कितना टूट जाएगा। डिम्पी जी, एचयूएल को स्टडी करने पे ऐसा लगता है कि इसके मंथली चार्ट्स तो काफी पॉजिटिव है। एनी पॉजिटिव न्यूज विच इज देयर इन द मार्केट और इसमें सरप्राइज आया कोई भी पॉजिटिव साइड पे, तो स्टॉक बहुत तेजी से 1200 के लक्ष्य को ऊपर की तरफ हासिल करता हुआ नजर आएगा। एनी नेगेटिव न्यूज रिगार्डिंग सम नंबर्स, तो इसमें एक क्रुशियल सपोर्ट आती है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 1145, और अगर एनी क्लोज बिलो द लेवल्स ऑफ 1145 मतलब 1145 रुपए के नीचे अगर हमारे को इसमें क्लोज मिला तो स्टॉक बहुत तेजी से 1100 के लक्ष्य को भी देखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, एचयूएल पे मेरे को एक चीज समझ में आ गई, 1145 के नीचे मेरे को इसको प्लस नहीं करना है। अगर नंबर खराब आ जाते हैं, अगर नंबर अच्छे आते हैं, शेयर टिक दिखाएगा तो हो सकता है आज में 1200 हो जाए। इसलिए कोई भी सौदा मारते समय इन लेवल्स को भी ध्यान में रखें। अंचल ने कहा कि पैट के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम ग्रोथ, प्लस माइनस 1% की है। 1% प्लस आ जाए हर्षोत्साहित मत होइएगा, 1% से ज्यादा आ जाए तब एक बार इसमें आप देख लीजिएगा। आपको रेंज भी समझ में आ गई, खबर भी समझ में आ गई होगी कि हाँ नंबर्स के बेसिस पे कैसे चलेगा। एक ना सीमेंट कंपनी और है जिसके आज नंबर आने, अल्ट्राटेक, उसके नंबर्स कैसे रह रहे हैं अंचल? अल्ट्राटेक के लिए तो कहीं ना कहीं बेस वर्क एसीसी ने तैयार कर दिया। बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है, उतने अच्छे नंबर्स नहीं होंगे जितने एसीसी के थे, लेकिन इस बार सीमेंट स्पेस में अल्ट्राटेक भी एक अच्छे सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट करेगी। रेवेन्यूज करीब 10% बढ़ने का अनुमान है। एबिटा में भी ऑलमोस्ट 11% की बढ़त रह सकती है। एबिटा मार्जिन 22% से बढ़ के 22.5% पे रहने, यानी 0.5% का इंक्रीज एबिटा मार्जिन पे आता हुआ दिखेगा। रही बात मुनाफे की, तो ऑलमोस्ट 6% की बढ़त मुनाफे में आ सकती है। देखिए प्रॉफिट को सिर्फ और सिर्फ हायर टैक्स ईट अवे कर रहा है और ग्रे सीमेंट रियलाइजेशन ईट अवे कर रहा है। अदरवाइज कंपनी का ऑपरेटिंग मैट्रिक्स स्ट्रांग है। यहां पे भी वॉल्यूम पे नजर रखिएगा। एसीसी ने 10.1% का सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ रजिस्टर किया। अल्ट्राटेक के केस में उम्मीद की जा रही है 4% का इजाफा वॉल्यूम में आता हुआ दिखेगा। अगर आंकड़ा 4% से बेहतर रहता है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव सरप्राइज अल्ट्राटेक भी दे सकता है। ठीक है, अंचल ने आपको नंबर्स तो बताए हैं, जरूर आप इस पे ध्यान रखिएगा। और मैंने जब इसके चार्ट खोले ना तो मेरे को ऐसा लगा कि ये पिछले 5 दिन में ऑलरेडी 7% चल चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये 4200 से 4400 आया हुआ है, ये रिजल्ट्स कहीं डिस्काउंटेड ना हो, इसलिए अच्छे नंबर्स आने पर भी सावधानी जरूरी है। अच्छे नंबर्स आने पर भी ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर। एक बार जरा लोकेश आज की रेंज बताइए। आज तो एक तो गैप किया है इसने, ये गैप टेक्निकल वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। बताइए जरा गैप का मतलब और कैसे ट्रेड करना है। डिम्पी जी, गैप का मतलब ये होता है कि कभी गैप अप ओपनिंग होती है तो एक बार स्टॉक उसको रिफिल करने की कोशिश करता है इंट्राडे में, विच इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल हु आर प्लेइंग बुलिश इन द स्टॉक। कभी भी गैप अप ओपनिंग मिले आपको 10 पॉइंट की, जल्दबाजी में स्टॉक पे एंटर मत कीजिए, वेट कीजिए। जैसे ही वो गैप फिल अप होता है आपको 10 रुपए के नीचे आसपास स्टॉक मिलेगा, जहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप उसे बाय कीजिए, और जब उसमें बुल रन कंटिन्यू करता है तो 10 रुपए का आपको एडिशनल एडवांटेज मिलता है। उसी तरह गैप डाउन में भी इसी तरह की फॉर्मेशंस देखी जाती है। अब हम अल्ट्राटेक की बात करते हैं डिम्पी जी, तो यहाँ पे 4368 के आसपास एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट है जो डेली चार्ट्स में राइट शोल्डर फॉर्मेशन में ब्रेकआउट दे रही है। अगर बहुत अच्छे स्टॉक्स आए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए तो एक स्पाइक देखा जाएगा स्टॉक में, जहां पे फटाफट ये 4500 के लेवल्स को रिटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये स्टॉक 4368 के नीचे बंद हुआ तो वहां पे अपनी लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि फिर इसमें रिवर्सल खड़ा हो जाएगा और अगले दिन आपको इसमें फॉल देखने को मिल सकती है। ठीक है, मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई है, वो ये आ गई है कि अगर अल्ट्राटेक के नंबर अच्छे आ जाए ना, वो एंट्री करने का मतलब नहीं है, एग्जिट करना है। 4300 के आसपास हो सकता है, नंबर्स के हिसाब से जिन्होंने बाय किया होगा वो एक बार वो भी बाहर आ सकते हैं, तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। एक वीक हो जाएगा, 4368 के नीचे स्टॉप लॉस हमने दिया है, ये टूटेगा तो यहाँ से गिराव होगा। हालांकि टारगेट 4500 के बड़े पोजिशनल टारगेट आपको दिए हैं। उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट जो कि एनडीए की तरफ से हैं, वेंकैया नायडू, वो एक बयान दे रहा है, ये उनको भी सुनते हैं एक बार। कुछ बोलने वाले भी नहीं हूँ, आप लोग पूछने वाले भी नहीं है। फ्रेंड्स, I deem it as an honor to be nominated as a candidate for the August position of the Vice President of India's Republic. You are all aware I have been actively engaged in public life for over 4 decades. Since the completion of my law graduation from Andhra University, Visakhapatnam, Andhra Pradesh. All these years I have intensely engaged myself with the people,
in various capacities as a worker, as an MLA, as an MP, as a party functionary, at the state level, at the national level, and also as a central minister, both in the rural development, urban development, parliament affairs, information and broadcasting and housing. तो उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार हैं वेंकैया नायडू और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री अब स्मृति ईरानी के पास आ गई है। ये भी अब आपको अपडेट दे रहे हैं। अभी जो बयान दे रहे थे वो अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बता रहे थे वो क्या क्या था। अब आगे बढ़ते हैं। काफी सारे स्टॉक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब आपको ब्रेकआउट का भी इंतजार होगा। वो इंतजार खत्म करते हुए देखते हैं आज का ब्रेकआउट। आज का जो ब्रेकआउट है हमने कॉमोडिटी स्पेस से चुना है, वो है जेवेल एग्रो। आपको मार्केट में एक चीज बिल्कुल नजर आ रही होगी वो पिछले 6-7 दिनों से कि जो एग्रो या फिर कॉमोडिटी से स्पेस के हैं उसके अंदर काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। जेवेल एग्रो उसमें से एक है। इसके अंदर अच्छा वॉल्यूम है। 3 महीने में इसका रिटर्न हमने जब कैलकुलेट किया तो सिर्फ 10% ही शेयर चला हुआ है, तो शेयर चला हुआ नहीं है। एफआईज जब डीआईज की होल्डिंग हमने देखी तो अच्छा लगा हमको भी देख के, क्योंकि 13% एफआईज और 16% डीआईज होल्ड करते हैं। उनकी तरफ से काफी अच्छा पार्टिसिपेशन इस शेयर में है। प्रमोटर खुद 55% की होल्डिंग के साथ है और सिर्फ 12 करोड़ एक्चुअल शेयर्स की वैल्यू के हिसाब से सिर्फ 12 करोड़ की होल्डिंग ही प्लेज पड़ी हुई है और सारी फ्री है। ये शेयर एक टेक्निकल पैटर्न पे अच्छा मूव दे रहा है। क्या कितना चलेगा एक बार ये भी लोकेश से पूछ लेते हैं। लोकेश, हमारे हिसाब से आज का सर्किट का टारगेट 27 रुपए का करीब बनता है। जो हमने कैलकुलेट किया हमको जो इसके लेवल समझ में आए, जरा आप बताएं कैसे करना है इसमें ट्रेड। डिम्पी, जेवेल एग्रो को देखें तो 18.50 पैसे के साथ बहुत अच्छी सपोर्ट बनी थी और इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक राइट शोल्डर ब्रेकआउट देखा गया है, जो फ्रेश लेग में नया ब्रेकआउट है, जो इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक 28 रुपए के लक्ष्य को बहुत आसानी से अचीव कर लेगा। तो हमारी इसमें बाय रिकमेंडेशन है फॉर अ टारगेट्स ऑफ 28 रुपीज एंड वन कैन कीप अ स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 22 रुपीज। ठीक है, 22 का लगा दीजिएगा। स्टॉप लॉस 28 रुपए का टारगेट है। आज हम उम्मीद करते हैं कि जेवेल एग्रो इस गिरते हुए बाजार में भी आपको अच्छा मुनाफा देके जाएगा। अभी फिलहाल 5 से 5.5-6% ऊपर है, लेकिन उम्मीद करते हैं आज कम से कम सर्किट तक तो पहुंचना ही चाहिए। जेवेल एग्रो का स्ट्रक्चर देख के यही लग रहा है हमको। चलिए कुछ एक ऐसे शेयर्स भी देख लेते हैं जो बाजार के अंदर आज बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। वो है छोटी तेल गैस के शेयर। अभी आप नीचे देख भी पा रहे थे जब फिच की रिपोर्ट आई थी उसमें तेल गैस पे फिच भी नेगेटिव है। आज रिलायंस भी टूटा हुआ है 2%। चेन्नई पेट्रो एचपीसीएल भी कमजोर है। इनमें से कोई एक शेयर जो आपको लगता है अभी भी शॉर्ट करना, मैं रिलायंस को नहीं लूंगा। रिलायंस को सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहा हूँ। एचपीसीएल, चेन्नई पेट्रो, इसमें से कुछ शॉर्ट करना है क्या? देखिए डिम्पी जी, शॉर्ट की रिकमेंडेशन तो यहाँ पे नहीं निकलेगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट्स जो काफी पॉजिटिव होते हैं तो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है। जब तक एचपीसीएल 355 के ऊपर ट्रेड कर रहा है इसमें शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन नहीं बनेगी। इनफैक्ट मैं बाय करने की रिकमेंडेशन दूंगा विद स्टॉप लॉस क्लोज टू लेवल्स ऑफ 355 रुपए एंड वन कैन सी अ टारगेट इन एचपीसीएल क्लोज टू लेवल्स ऑफ 395 to 400 ऑन दी अपसाइड। ठीक है, अब एक ऐसे मुद्दे के पास आते हैं जिस बिजनेस ने बड़ी मेहनत के साथ हमारे रिपोर्टर ने आपके सामने रखा था। वो था एचडीएफसी और मैक्स लाइफ का मुद्दा। हमने सबसे पहले आपको मैनेजमेंट की बाइट भी सुनवाई और ये कहा कि एचडीएफसी लाइफ अपना एक आईपीओ लेके आ रहा है लाइफ का, जो कि नवंबर से दिसंबर तक आएगा। और इसके लास्ट हमने देखा कि एचडीएफसी के अंदर आज गिरते हुए बाजार में भी अच्छी बढ़त है या फिर कहीं स्टेबल है। और मैक्स फाइनेंशियल का शेयर आज दबाव में है, 2 से 2.5% की गिरावट है। आज हमने सुबह अमिताभ चौधरी से भी बातचीत की, जो कि एमडी एंड सीईओ एचडीएफसी लाइफ के ही। उनका व्यू क्या था, एक बार वो भी सुनते हैं। जो हमारे अनाउंसमेंट के साथ उसमें लिखा है कि हम अप टू मैक्सिमम 20% डाइल्यूट करेंगे थ्रू ओवरफेस रूट ऑफर पर से, तो उसमें कौन सी प्राइमरी इश्यूज नहीं है, सब सेकेंडरी ऑफर है जो हमारे शेयर होल्डर्स एचडीएफसी और स्टैंडर्ड लाइफ करेंगे। अनाउंसमेंट थोड़ा क्लियर है, अप टू 20% मैक्सिमम तक है। तो कितना एग्जैक्ट क्वांटिटी होगा वो अगले 7-10 दिन में उसका डिसीजन कर लेंगे। जहां तक मार्केट का सवाल है, आपने सही कहा कि हमें ऐसा लगता है कि एचडीएफसी लाइफ इज ग्रेट name, it has built a very solid, consistently profitability kind of business, with a wide, spread in terms of products, in terms of client relationships. And yes, we believe that, इस तरह का जो पेपर है वो मार्केट में उसकी अच्छी डिमांड रहेगी। और क्योंकि मार्केट आपने जैसे कहा इतना पॉइंट है, जरूरी है कि हम, क्योंकि इसमें इंश्योरेंस आइटम्स की बात हो रही है, अल्टीमेटली जितने भी ग्लोबल और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनका they will have a certain amount of money which they like to allocate to insurance industry. We would like to be an integral part of that allocation. अगर हम बहुत ज़्यादा देने करेंगे तो अगर हो सकता है हमें उस तरह का allocation ना मिले। So it is important for us that we be out there at the right time
and get the right allocation to the right investors, and we believe we have a case study to set. So that's what our hope is. तो यहाँ पे मैनेजमेंट यही कहते हुए, हालांकि वो जाना चाहते थे मैक्स के साथ, लेकिन मैक्स के साथ फिलहाल तो नहीं आगे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज अभी भी खोली है। अभी क्लोज फाइट नहीं हुआ, क्लोज नहीं हुआ है केस पूरा, इसलिए मैक्स फाइनेंशियल के अंदर आज गिरावट है वो सीमित है। ठीक है, तो हमको ये समझ में आया कि आज थोड़ा सा दबाव रह सकता है मैक्स के अंदर। अभी भी थोड़ी पुल बैक के लिए ध्यान रखेगा, जब तक 605 के ऊपर नहीं आ जाता इस शेयर पर आपको थोड़ा रुकना होगा। लोकेश, शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में क्या करना चाहिए। और फिलहाल मार्केट के अंदर एक रेंज अभी बनी हुई है। किसी भी स्टॉक्स को चुनने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बार बार पूछें, क्योंकि बाजार इस समय एक ऐसी जोन पे है जहां पे किसी भी तरह की नेगेटिव खबर आईटीसी जैसा हाल ना करते।